फ्रेंच रेवोल्यूशन शुरू करने से पहले फ्रांस को मैप वाइज स्टडी कर लेते हैं। फर्स्ट पिक्चर में यूरोप के पॉलिटिकल मैप में फ्रांस को रेड कलर से शो किया गया है विद इट्स मैप। सेकंड पिक्चर में फ्रांस के साथ अदर यूरोपियन नेबरिंग कंट्रीज़ को शो किया गया है। थर्ड मैप में फ्रांस को पूरे वर्ल्ड में कहाँ पर ये लोकेटेड है शो किया गया है। नाउ लेट्स बिगिन आवर चैप्टर। फ्रांस की रेवोल्यूशन की शुरुआत हम करते हैं कहानी के साथ। कहानी का नाम है स्टॉर्मिंग ऑफ द बेस्टील। ये घटना 14 जुलाई 1789 की सुबह की है और ये घटना है पेरिस सिटी की। पेरिस सिटी में सब कुछ स्टेट ऑफ अलार्म में होता है, सब कुछ होता है ना, टेंशन का माहौल, बस कुछ यही बना रहता है। साथ ही साथ यहाँ के जो किंग थे, किंग ने भी अपनी ट्रुप्स को, अपनी सेना को सिटी में भेज दिया था सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए। एक अफवाह फैली हुई थी, एक रूमर थी कि किंग ने ये भी ऑर्डर किया है कि जो भी सिटीजन वहाँ पे होंगे उन पे फायर कर देना। इसी के साथ कुछ 7,000 मैन और कुछ वुमेन इकट्ठा होते हैं टाउन हॉल में, और इकट्ठा होने के बाद ये लोग डिसाइड करते हैं कि हम अपनी एक मिलिशिया बनाएंगे, अपनी एक सेना बनाएंगे। साथ ही साथ ये लोग फिर चल पड़ते हैं गवर्नमेंट बिल्डिंग की तरफ, क्योंकि गवर्नमेंट बिल्डिंग में ही इनको आर्म्स मिलेंगे। अब किंग अपनी सेना वाकई यहाँ भेज रही है सिटीजन पे फायर करने के लिए नहीं, पर लोग तो चल पड़ते हैं आर्म्स की सर्च में, हथियार की सर्च में। 7,000 मैन एंड वुमेन का ग्रुप तो चल पड़ा गवर्नमेंट बिल्डिंग में आर्म्स की सर्च के लिए। वहीं कुछ अदर 100 पीपल का ग्रुप सिटी के ईस्टर्न पार्ट की तरफ मूव करता है। ईस्टर्न पार्ट की तरफ इसलिए क्योंकि ईस्टर्न पार्ट में फोर्ट्रेस प्रिजन था। फोर्ट्रेस मतलब किलाबंदी वाला, प्रिजन मतलब जेल, और इसका नाम था द बेस्टील। फोर्ट्रेस प्रिजन बेस्टील में लोग इसलिए जाना चाह रहे थे क्योंकि लोगों को लगा कि यहाँ पे बहुत सारे हथियार रखे होंगे। तो लोग जब यहाँ पर पहुँचते हैं तो यहाँ के कमांडर से फाइट करते हैं और कमांडर को किल भी कर देते हैं। इतना ही नहीं, इस प्रिजन में 7 कैदी थे, उन कैदियों को भी ये रिलीज़ करवा देते हैं। बेस्टील का जो ये फोर्ट्रेस प्रिजन है, सब सिटीजन इससे नफरत करते थे। रीज़न क्योंकि ये फोर्ट्रेस प्रिजन बेस्टील उन्हें याद दिलाता था डिस्पोटिक पावर ऑफ द किंग। किंग जो था वो डिस्पोटिक पावर रिटेन करता था। इसका मतलब ये किंग तानाशाह था। वो रूल्स रेगुलेशन की परवाह करते हुए बिना लोगों के साथ कोई न्याय नहीं करता, जो अपनी प्रजा का ध्यान ना दे। तो इसी के चलते लोगों ने गुस्से में फोर्ट्रेस को डिमोलिश किया, नष्ट किया। इतना ही नहीं, नष्ट करने के बाद इसके जो टुकड़े थे फोर्ट्रेस प्रिजन के, उसको मार्केट में बेच दिया। कुछ लोगों ने तो इन टुकड़ों को खरीद के रख भी लिया ताकि हमेशा उनके पास एक सिंबल, एक निशानी बने रहे। अब समझना ये है कि 14 जुलाई 1789 को आखिर पेरिस की सिटी में ये घटना क्यों हुई, और लोगों ने आखिर बेस्टाइल प्रिजन को डिस्ट्रक्ट तो किया राजा का डिस्पोटिक सिंबल लेके, बट क्यों? तो इस घटना को समझने के लिए हमें 3 एस्पेक्ट को समझना होगा। किसी भी सामान को परचेस करने से पहले आप उस सामान का पहले से ही हर एक एंगल से रिव्यू लेते हैं, फिर उसे परचेस करते हैं। ऐसे ही 14 जुलाई 1789 को जो ये इवेंट हुआ, इसको अच्छे से समझने के लिए हमें फ्रांस की लेट 18th सेंचुरी को 3 डिफरेंट एंगल से देखना होगा। दैट इज़ सोशली, पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली। सोशली मीन सोशल एंगल, कि आखिर समाज का स्ट्रक्चर कैसा था, लोग समाज में किस प्रकार से रहते थे। फ्रांस की सोसाइटी ड्यूरिंग लेट 18th सेंचुरी में 3 स्टेट यानी कि 3 क्लासेस में डिवाइड थी। फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट में क्लर्जी आते थे। क्लर्जी मतलब वो लोग जो धर्म से रिलेटेड काम करेंगे, लाइक रिलीजियस लीडर्स या क्रिश्चियन प्रीस्ट एसेट्रा। एबीसीज का नाम इसमें अगर आप देख पा रहे हैं इसलिए दिया गया है क्योंकि इनका नाम रिपीट होगा, और एबीसीज फर्स्ट स्टेट यानी क्लर्जी से बिलोंग करते हैं। सेकेंड स्टेट दैट इज़ नोबिलिटी। इसमें वो लोग आते हैं जो एरिस्टोक्रेटिक होते हैं, वो लोग जो रिच हैं, लैंड ऑनर्स हैं, जैसे लुई 16, मिराबियो। एबीसीज की तरह मिराबियो का एग्जाम्पल दोबारा से रिपीट होगा, तो इसीलिए इनका नाम मेंशन किया गया है। थर्ड स्टेट में कॉमनर्स आते हैं। कॉमनर्स मतलब ऐसे लोग जो ना ही क्लर्जी हैं, ना ही नोबिलिटी को बिलोंग करते हैं। इसमें मिडिल क्लास एंड एवरीवन एल्स इंक्लूड होती है। मिडिल क्लास में फिलोसोफर्स लाइक जॉन लॉक, जीन जैक रूसो, मोंटेस्क्यू, मर्चेंट, लॉयर, डॉक्टर, टीचर, यानी एजुकेटेड लोग और प्रॉस्पेरस लोग आते हैं।
पुअर, पेजेंट एंड वर्कर, ये लोग भी थर्ड स्टेट के एवरीवन एल्स में इंक्लूड होते हैं। सो हम कह सकते हैं कि थर्ड स्टेट इज़ मेड अप ऑफ मिडिल क्लास एंड एवरीवन एल्स, और सिंपली इसमें रिच लोग, वेल्दी लोग प्लस पुअर लोग, दोनों ही सेक्शन इंक्लूड होते हैं। फिर भी मिडिल क्लास या थर्ड स्टेट इतना पावरफुल, इतना रिच नहीं है लाइक फर्स्ट स्टेट एंड सेकंड स्टेट। पिक्चर के राइट साइड में अगर आप देखें, देयर इज़ रिटर्न टाइद एंड टाइल। एक्चुअली थर्ड स्टेट को फर्स्ट स्टेट एंड सेकंड स्टेट को टैक्स पे करना पड़ता था। जब थर्ड स्टेट फर्स्ट स्टेट यानी क्लर्जी को टैक्स पे करती थी, इसको टाइड बोलते हैं, यानी कि चर्च को टैक्स पे करना पड़ता है। वहीं थर्ड स्टेट को सेकंड स्टेट यानी नोबिलिटी को भी टैक्स देना पड़ता है, जिसे टाइल कहते हैं। तो यानी कि थर्ड स्टेट फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को टैक्स पे करती है। पिक्चर के लेफ्ट साइड में अगर आप देखें तो लिखा गया है प्रिविलेज्ड क्लास। फर्स्ट स्टेट एंड सेकंड स्टेट को प्रिविलेज्ड क्लास कहते हैं। ये वो दो क्लासेस हैं, ये वो दो स्टेट्स हैं जिनको टैक्स देना ही नहीं है, यानी इनको किसी भी प्रकार का किसी को कोई टैक्स नहीं देना है। ऐसे ही लोगों को प्रिविलेज कहते हैं, जिनको कुछ खास अधिकार मिलते हैं बाय द बेसिस ऑन देयर बर्थ, यानी इनको जन्म से अधिकार मिले हैं। फर्स्ट स्टेट एंड सेकंड स्टेट इसका मतलब इतने पावरफुल हैं, इन्फ्लुएंशियल हैं कि इनको ये अधिकार मिला है, ना तो इनको टैक्स पे करना है, साथ ही साथ इनको बाकी के मुकाबले कई ज़्यादा राइट्स मिलेंगे। तो इसी को हम कहते हैं प्रिविलेज्ड क्लास। चलिए दूसरा एंगल देखते हैं, पॉलिटिकल एंगल, जिसमें हम देखेंगे गवर्नमेंट ऑफ फ्रांस इन लेट 18th सेंचुरी। लेट 18th सेंचुरी के फ्रांस में मोनार्की गवर्नमेंट का रूल था। मोनार्की मतलब मोनार्क का रूल, किसी किंग का रूल, जिसमें मोनार्क के पास एब्सोल्यूट पावर हो, सबसे ज़्यादा पावर हो। मोनार्क जो थे दैट वाज लुइस 16th, और जो पॉलिटिकल बॉडी थी उसका नाम था द स्टेट्स जर्नल। लुइस 16 बर्बन फैमिली से बिलोंग करते थे और 1774 में ये फ्रांस की गद्दी में असेंड करते हैं। इनकी शादी ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मरी एंटोनेट से हुई थी। जिस समय इनका रूल स्टार्ट हुआ उस दौरान फ्रांस अमेरिका की हेल्प कर रहा था ब्रिटेन से आज़ाद होने में। अमेरिका की 13 स्टेट्स को यानी कि 13 कॉलोनीज़ को ब्रिटेन ने अपना गुलाम बनाया था, उसी के लिए फ्रांस हेल्प कर रहा था और सारा पैसा फ्रांस का अमेरिका की तरफ जा रहा था। इसी की वजह से फ्रांस जो था कर्ज में था। तो लुइस 16 की असेंडिंग के दौरान जब उनको थ्रोन मिली भी, शासन मिला भी, तो फ्रांस का बहुत सारा पैसा खर्च हो चुका था। फ्रांस की मनी का हिस्सा वॉर में तो जा ही रहा था, प्लस लुइस 16 अपनी आर्मी को मेंटेन करने के लिए, अपनी कोर्ट को मेंटेन करने के लिए, अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए भी पैसा खर्च कर रहे थे, इसीलिए फ्रांस कर्ज में था। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो पॉलिटिकल बॉडी है द स्टेट जर्नल, इसमें फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड स्टेट से रिप्रेजेंटेटिव चुनकर जाते थे। फर्स्ट स्टेट से 300, सेकंड स्टेट से भी 300 व थर्ड स्टेट से 600 रिप्रेजेंटेटिव जाते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि थर्ड स्टेट की पॉपुलेशन फर्स्ट एंड सेकंड के मुकाबले कहीं ज़्यादा थी। थर्ड स्टेट के 600 रिप्रेजेंटेटिव में ओनली वही लोग जा सकते थे जो प्रॉस्पेरस हों, एजुकेटेड हों, जो टैक्स पे करने लायक हों। बाकी विमेन को, पुअर, पेजेंट्स को, आर्टिसंस को एंट्री मना थी। किसी भी लॉ को पास होने के लिए जो वोटिंग सिस्टम था वो ऐसा था कि फर्स्ट स्टेट के 300 रिप्रेजेंटेटिव की वोट की वैल्यू सिर्फ 1 थी, यानी कि 300 का मतलब 300 वोट नहीं, 1 वोट। सेम गोज विद द सेकंड स्टेट, 300 रिप्रेजेंटेटिव के वोट की वैल्यू 1 और 600 रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द थर्ड स्टेट, इनके वोट की वैल्यू भी सिर्फ 1 होती थी। यानी कोई भी लॉ आएगा तो ये 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू का सिस्टम नहीं था। 300 मतलब 1 वोट, 300 मीन्स 1 वोट एंड 600 रिप्रेजेंटेटिव ऑल्सो मीन्स 1 वोट। फाइनली मूव करते हैं लास्ट एंगल, इकोनॉमिक एंगल। इकोनॉमिक एंगल में हम ये देखेंगे कि फ्रांस की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, लाइक 23 मिलियन से 28 मिलियन हो चुकी थी। जितनी तेज़ी से पॉपुलेशन बढ़ गई थी, फूड ग्रेन की डिमांड भी उतनी ही तेज़ी से बढ़ती जा रही थी, लेकिन सप्लाई इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रही थी। प्राइस ऑफ ब्रेड बहुत ज़्यादा बढ़ चुके थे, लेकिन उतने ही सेम स्पीड के साथ लोगों की वेजेस, सैलरी नहीं बढ़ी थी। इसी वजह से इसे कह सकते हैं कि रिच एंड पुअर के बीच जो है वो बहुत दूरियां बढ़ चुकी थी। पुअर को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रही थी। फसलें भी बर्बाद हो रही थी, कभी सूखा पड़ रहा था, ड्राउट हो रहा था या हेल हो रहा था।
इसकी वजह से सब्सिस्टेंस क्राइसिस की सिचुएशन आ गई थी, यानी ऐसी सिचुएशन जब बेसिक नीड भी डेंजर में आ जाए। आपने थर्ड स्टेट के साथ होती हुई इनइक्वालिटी को तीनों एंगल में ज़रूर नोटिस किया होगा। कहानी को आगे बढ़ाते हैं द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन। 5 मई 1789 को लुईस 16 स्टेट जर्नल की असेंबली को दोबारा से बुलाते हैं। उनका पर्पस था नए टैक्स को पास करना। वैसे तो लुईस 16 के पास 40,000 लेटर पहले से ही रखे हुए थे जिसमें थर्ड स्टेट ने अपनी प्रॉब्लम्स को गिनवाया था। इस बार भी थर्ड स्टेट नई डिमांड लेकर आया था और उसका कहना था कि आप हम सबको 1 वोट 1 वैल्यू दीजिए, लेकिन किंग इस डिमांड को रिजेक्ट कर देते हैं। थर्ड स्टेट के लोग ऑलरेडी बहुत गुस्से में हैं, तो 20 जून को 1789 का ही ईयर है। थर्ड स्टेट हॉल ऑफ एन इंडोर टेनिस कोर्ट इन द ग्राउंड ऑफ वर्साइल्स यहाँ पर इकट्ठा होते हैं और ये डिक्लेयर करते हैं कि अब चाहे जो भी हो हम तब तक नहीं जाएंगे जब तक कि हम एक नया कॉन्स्टिट्यूशन ना बना लें, और स्टेट जनरल की जगह हम आज से नेशनल असेंबली नाम की न्यू पॉलिटिकल बॉडी बनाकर रहेंगे। अब याद कीजिए, मैंने आपको मिररव्यू एंड एबीसीज के बारे में बताया था। ये दोनों फर्स्ट एंड सेकंड दो प्रिविलेज क्लास से बिलोंग करने के बावजूद थर्ड स्टेट का साथ देते हैं और अग्री करते हैं इनकी डिमांड्स को। इसी के चलते व्हाट इज़ द थर्ड स्टेट नाम का पैम्पलेट एबीसीज लिखते हैं और पूछते हैं अपने पैम्पलेट में कि आखिर थर्ड स्टेट क्या है। तो नेशनल असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग का काम लेती है, पूरे फ्रांस के लिए नया कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर करती है। बाकी लोग पहुंच गए हैं द सेम 7,000 मैन एंड वुमेन। अगर आपको स्टोरी का फर्स्ट पार्ट याद हो, ग्रुप ऑफ 100 ऑफ मैन स्टॉर्मिंग टुवर्ड बेस्टिल की तरफ। ना ऐसा नहीं था कि सिर्फ पेरिस सिटी की तरफ, कंट्री साइड यानी गांव की तरफ भी बहुत सारे पेजेंट्स को ये रूमर मिलती है कि बड़े लैंड ओनर उनकी फसलों को जलाने के लिए, बर्बाद करने के लिए आ रहे हैं। इसी के चलते ये गुस्साए किसान अलग अलग पार्ट्स में स्प्रेड होकर गवर्नमेंट ऑफिशियल बिल्डिंग्स पर अटैक करना शुरू करते हैं। इसी घटना का नाम पड़ा द स्प्रेड ऑफ द ग्रेट फेयर। 14 जुलाई 1789 की फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद फ्रांस में कुछ बदलाव हुए। नंबर 1, मोनार्की की जगह कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की अपनाई गई। लुईस 16 को अब नेशनल असेंबली को रिकॉग्नाइज करना पड़ा और उनकी पावर को बाय कॉन्स्टिट्यूशन चेक किया जाने लगा। फ्यूडल सिस्टम जो था उसे अबॉलिश कर दिया गया। फ्यूडल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम था जिसमें लैंड ओनर पीजेंट से अपने लैंड में भी काम करवाते हैं और कभी कभी इन पीजेंट्स को आर्मी में भी अपनी सर्विस देनी पड़ती है। फ्यूडल लॉर्ड यानी कि लैंड ओनर कहता है कि बदले में मैं आपको इस काम के लिए प्रोटेक्शन दूंगा, कोई भी हमारे यहाँ अटैक करता है, किसी किंग का इन्वेजन होता है तो मैं आपको प्रोटेक्शन दूंगा। इस सिस्टम को अबॉलिश किया गया। टाइप जो टैक्स था वो भी अबॉलिश किया गया। जितने भी चर्च ने ज़मीनें अपने पास रखी थी वो सारी ज़मीनों को छीन लिया गया। पावर जो थी, पावर को सेपरेट किया गया। इससे पहले पावर सिर्फ लुईस 16 के पास थी, लेकिन अब पावर को लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में बांट दिया गया। फ्रांस में इनडायरेक्ट इलेक्शन का सिस्टम स्टार्ट किया गया, जहाँ पे ऐसा कोई भी सिटीजन जो 25 का हो या 25 से ज़्यादा का हो प्लस वो टैक्स भी पे कर सके, उसी को एक्टिव सिटीजन माना जाएगा, यानी उसी को राइट टू वोट मिलेगा। अदरवाइज़ आपको पैसिव सिटीजन माना जाएगा। नाउ अगर किसी को असेंबली का मेंबर होना होगा तो उसको हाईएस्ट ब्रैकेट ऑफ टैक्स पेयर की कैटेगरी में आना होगा, यानी वो टैक्स पे करने के लिए कैपेबल हो, तभी उसे मेंबर बनने के लिए मौका मिल सकता है। जो कॉन्स्टिट्यूशन बना उस कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स ऑफ मैंस भी डिक्लेयर किए गए। राइट्स ऑफ मैन, यस, नॉट फॉर द वुमेन। राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वालिटी बिफोर लॉ, ऐसे 1791 के कॉन्स्टिट्यूशन में डिक्लेयर किए गए, वो भी मैन के लिए। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पॉलिटिकल सिंबल को भी एक बार स्टडी कर लेते हैं। फ्रांस की रेवोल्यूशन के दौरान कुछ सिंबल्स यूज़ किए गए, जैसे कि द ब्रोकन चेन। तो ब्रोकन चेन बताती है कि अब कोई स्लेवरी में नहीं होगा, कोई किसी का गुलाम नहीं होगा। या रेड कैप क्वाइट फेमस था इसमें। रेड केप मतलब ये है जब भी कोई फ्रीडम की डिमांड करता है तो रेड केप उसका सिंबल बनता है। ऐसे बहुत सारे सिंबल्स फ्रांस की रेवोल्यूशन के दौरान यूज़ किए गए। फ्रांस अबॉलिशेस मोनार्की एंड बिकम्स अ रिपब्लिक।
एक रिपब्लिक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है जिसमें लोग अपने रूलर्स को इलेक्ट करते हैं। फ्रांस की मोनार्की से रिपब्लिक बनने की जर्नी में 4 इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जिसमें नंबर 1 है लुई 16 एंटर्ड इनटू सीक्रेट नेगोशिएशन विद किंग ऑफ प्रशा। लुई 16 ने कॉन्स्टिट्यूशन साइन किया था, लेकिन वो खुश नहीं थे, इसीलिए उन्होंने किंग ऑफ प्रशा से सीक्रेटली एक नेगोशिएशन किया, जिसमें किंग ऑफ प्रशा से उन्होंने कहा कि वो अपनी सेना यहाँ भेजकर जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं रेवोल्यूशनरी उसे पुट डाउन कर सकें। ये बात जब नेशनल असेंबली को पता चलती है तो 1792 में नेशनल असेंबली प्रशा एंड ऑस्ट्रिया दोनों कंट्री के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर देती है। इस वॉर को 1000 ऑफ वॉलंटियर्स ज्वाइन करते हैं। साथ ही साथ इस दौरान पोएट्स भी हौसला बढ़ाने के लिए पोएम्स लिखते हैं। इस समय नेशनल एंथम भी लिखा गया फ्रांस के लिए, दैट वाज मार्सिले। मूव करते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ, इकोनॉमिक डिफ़िकल्टीज एंड पॉलिटिकल क्लब। मैन को वॉर की वजह से बाहर रहना पड़ता था। इस दौरान विमेन ही थी जो फैमिलीज़ को भी देखती थी और अर्निंग को भी। रेवोल्यूशन अभी भी कॉन्टिन्यूशन में बना हुआ था, क्योंकि लार्ज सेक्शन जो था, पुअर लोग, आर्टिसंस एंड वर्कर्स, पेजेंट्स, इन लोगों को सेटिस्फेक्शन नहीं था, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 में इन लोगों के लिए कुछ भी सामने नहीं आया था। इनफैक्ट इनको पैसिव सिटीजन डिक्लेयर किया गया था। इसीलिए ये लोग क्लबिंग करते थे, डिस्कस करते थे, मीटिंग करते थे। पॉलिटिकल क्लब्स काफ़ी पॉपुलर थे इस दौरान, और जो सबसे ज़्यादा फेमस हुआ क्लब दैट वाज जैकोबिन्स। जैकोबिन्स और जैकोबिन क्लब, ये नाम जो है ये फॉर्मर कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकोब इन पेरिस से लिया गया है। जैकोबिन क्लब में लेस प्रॉस्पेरस सेक्शन ऑफ सोसाइटी आती थी, यानी कि वो लोग जो बहुत ज़्यादा पुअर आप कह सकते हैं, जैसे कि पेस्ट्री कुक, वॉच मेकर, प्रिंटर, सर्वेंट्स, डेली वेजेस वर्कर, शू मेकर, स्मॉल शॉपकीपर्स एक्सेट्रा। जैकोबिन क्लब के मेंबर्स ने एक खास सिंबल अडॉप्ट किया था, आपको पिक्चर में दिख रहा होगा। ये लोग ना ऐसे ट्राउज़र पहना करते थे, लॉन्ग स्ट्राइप ट्राउज़र, जस्ट लाइक डॉक वर्कर्स। डॉक वर्कर्स वो होते हैं जो डॉक में यानी पोर्ट्स, शिप्स में काम करते हैं एज अ लेबर, और इनका काम होता है सामान जो आता है शिप में उसको लोड अनलोड करना। तो इन्होंने यही बताया कि हम लोग रिच फैशनेबल सोसाइटी को नहीं बल्कि कॉमन लोगों को सपोर्ट करते हैं। फैशनेबल सोसाइटी में जो नॉबल्स हुआ करते थे वो ऐसे शॉर्ट नी ब्रीच पहना करते थे। बस इसी का अपोज जैकोबिन क्लब ने किया एंड क्लेम किया वी डू नॉट वेयर सच शॉर्ट नी ब्रीच। इसी को फ्रेंच में कहते हैं सेंस क्यूलोट्स। सेंस मतलब होता है विदाउट, क्यूलोट्स मतलब होता है नी ब्रीचेस। इसीलिए जैकोबिन क्लब का दूसरा नाम सेंस क्यूलेट्स भी है। वन मोर थिंग, जो लीडर हैं जैकोबिन क्लब के, ही वॉज मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। फाइनली लास्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं, कन्वेंशन। लार्ज सेक्शन ऑफ सोसाइटी फाइनली अपने रूल को स्टैब्लिश करती है विद द लीडरशिप ऑफ मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। मैक्सिमिलियन 1793 टू 1794 तक रूल करते हैं, और इनके रूल को जाना जाता है द रेन ऑफ टेरर के नाम से। रेन मतलब होता है रूल करना और टेरर मतलब होता है आतंक, तो इनके रूल को आतंक का शासन कहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि रॉबेस्पियर की जो पॉलिसीज़ थी वो सीवियर थी, लाइक टू मच। एक्स नोबल्स, क्लर्जी, अदर पॉलिटिकल पार्टी मेंबर्स इनके एनिमीज़ थे। इनफैक्ट जो इनकी बात नहीं भी सुनता था वो भी इनके एनिमीज़ थे। अब इनका पनिशमेंट मोड क्या था, तो इनके पास 3 मेथड थे। नंबर 1 अरेस्ट करो, नंबर 2 इम्प्रिजन करो, जेल में डालो, और नंबर 3 इसका ट्रायल लो। ट्रायल लेने के दौरान अगर पाया जाता है कि वो पर्सन एक्चुअली गिल्टी है, देन दैट पर्सन वॉज ग्लूटीन। पिक्चर में आप देख पा रहे होंगे 2 पोल्स हैं, बीच में एक ब्लेड है, ये है वो डिवाइस जिसको कहते हैं ग्लूटीन। इसमें कोई भी पर्सन जो गिल्टी पाया जाएगा उसे बीहेड कर दिया जाएगा। रॉबेस्पियर की पॉलिसीज़ को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। नंबर 1, मीट एंड ब्रेड को उन्होंने राशन कर दिया था। कितना लोग परचेस कर सकते हैं ये फिक्स हो गया था बाय द गवर्नमेंट। पेजेंट्स को भी फोर्स किया गया कि वो अपने ग्रेन को ना सिटी में ट्रांसपोर्ट करें और उसी प्राइस पे सेल करें जो गवर्नमेंट ने फिक्स किया है। थर्ड इम्पॉर्टेंट कि कोई भी पर्सन जो है, कोई भी सिटीजन जो है वो बहुत ज़्यादा महंगा आटा कंज्यूम नहीं करेगा, सब एक जैसा क्वालिटी ब्रेड खाएंगे।
कोई भी मैडम ऐसे जो ट्रेडिशनल टाइटल्स चलते आ रहे हैं ये नहीं यूज़ होंगे। हर कोई क्या है, कॉमन सिटीजन। ये रॉबस्पियर की पॉलिसीज़ थी जिसमें आपको दिख रहा है कि गवर्नमेंट जो है बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग बन रही है। इसका रिज़ल्ट ये रहा कि रॉबस्पियर की पॉलिसीज़ इतनी ज़्यादा सीवियर हो चुकी थी कि इनके अपने ही लोग इनको अब सपोर्ट नहीं कर रहे थे। इसीलिए 1794 की जुलाई में रॉबस्पियर को अरेस्ट किया गया और नेक्स्ट डे उनको भी गिलोटीन किया गया। एंड 1794 तक रॉबस्पियर का जो रूल था वो एंड हो गया। डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस। रॉबस्पियर के साथ जैकोबिन गवर्नमेंट का भी एंड हो गया था, जिसे हम कह सकते हैं फॉल ऑफ जैकोबिन गवर्नमेंट। वेल्दी और मिडिल क्लास फिर से पावर में आ चुकी थी। 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स भी बनाई गई। इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल का फंक्शन था अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टरी, यानी फ्रांस में अब डायरेक्टरी रूल होगा। डायरेक्टरी क्या होती है? डायरेक्टरी एक्चुअली 5 मेंबर से मिलकर बनी हुई थी और ये 5 मेंबर एज एन एग्जीक्यूटिव मेंबर फंक्शन करेंगे। इसका मतलब क्या है ज़रा समझते हैं। आपने शायद कभी कहीं पढ़ा होगा कि गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन होते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, जिसमें लेजिस्लेटिव का काम होता है कानून बनाना, एग्जीक्यूटिव कानून को अप्लाई करना जो लेजिस्लेटिव ने बनाए हैं। तो यहाँ पर भी एग्जीक्यूटिव मेंबर्स होंगे, लेकिन 5। फ्रांस की इस नई गवर्नमेंट का कहना था कि हम पावर किसी एक के हाथ में तो दे नहीं सकते हैं, हम पावर को सेपरेट करेंगे। इसीलिए हमने 5 मेंबर्स इसमें अपॉइंट किए हैं और ये 5 मेंबर एग्जीक्यूटिव मेंबर फंक्शन करेंगे। इसी को कहा जाता है डायरेक्टरी रूल्स ऑफ फ्रांस। फ्रांस की इस डायरेक्टरी रूल से ही नेपोलियन बोनापार्ट की शुरुआत हुई थी, लेकिन उसको हम फिर कभी पढ़ेंगे। डायरेक्टरी रूल्स में ही आगे बढ़ते हैं। नए कॉन्स्टिट्यूशन की भी शुरुआत होती है और इस नए कॉन्स्टिट्यूशन में वो लोग जो नॉन प्रॉपर्टी वाले होते हैं उन्हें राइट टू वोट डिनाई कर दिया जाता है, उन्हें राइट टू वोट नहीं मिलता है। ये जैकोबिन गवर्नमेंट ही थी जिसमें नॉन प्रॉपर्टी मैन को भी राइट टू वोट मिला था, लेकिन नई गवर्नमेंट में इस राइट टू वोट को ओनली प्रॉपर्टीड मैन को ही दिया गया था। इस तरीके से फ्रांस की गवर्नमेंट में बहुत सारे चेंजेस आपको देखने के लिए मिले, लेकिन एक चीज़ थी जो फ्रांस की रेवोल्यूशन ने वर्ल्ड को दी थी, वो था द आइडियल्स ऑफ फ्रीडम, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। फ्रीडम, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी ये फ्रांस की रेवोल्यूशन के स्लोगन भी बने। फ्रीडम मतलब आज़ादी, इक्वालिटी, इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून की समानता, फ्रेटर्निटी मतलब भाईचारा। ये लेगेसी फ्रांस ने पूरे वर्ल्ड को दी। तो हमने देखा 1789 की फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद मिडिल क्लास नेशनल असेंबली और विद न्यू कॉन्स्टिट्यूशन पावर में आती है एंड रूल करती है। लेकिन इसके बाद लार्जर सेक्शन ऑफ सोसाइटी जिसमें पुअर पीपल आते हैं वो लोग रेवोल्यूशन को कंटिन्यू रखते हैं और नई फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रिपब्लिक या जैकोबिन गवर्नमेंट के साथ रूल करते हैं। बट 1794 में इनका भी एंड हो जाता है। लेकिन इन दोनों डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में एक चीज़ कॉमन थी कि विमेन को कोई भी राइट नहीं मिले, विमेन के स्टेटस में कोई बदलाव नहीं हुआ। सो यही टॉपिक है, डिड विमेन हैव अ रेवोल्यूशन। अगर बात करें विमेन की तो विमेन हमेशा हर रेवोल्यूशन में एक्टिव पार्टिसिपेंट रही, ये सोचकर कि एक दिन उनकी लाइफ भी इम्प्रूव होगी। विमेन बहुत सारे रोल्स प्ले करती थी, कहीं वो सी मिस्ट्रेस, फ्लावर सेलर, फ्रूट सेलर, वेजिटेबल सेलर की तरह काम कर रही है, घर पे भी संभाल रही है। तो कभी उनको जब उनके हस्बैंड मिलिट्री में या आर्मी में चले जाते थे उस दौरान वो बाहर भी संभालती थी, घर का ध्यान रखती थी। उनका स्टेटस फिर भी हम देखें, उन्हें एजुकेशन को लेकर कोई एक्सेस नहीं थी, उनको जॉब ट्रेनिंग भी नहीं मिलती थी। सिर्फ वही जो कि 3rd क्लास में वेल्दी फैमिली से बिलोंग करती थी, ऐसी ही विमेन को राइट टू एजुकेशन मिला हुआ था, लेकिन शादी उन्हें उनके पेरेंट की मर्जी से करनी पड़ती थी, यानी विमेन के खुद के कोई राइट थे नहीं। रेवोल्यूशन के दौरान विमेन ने पॉलिटिकल क्लब्स भी बनाए थे, जिसमें सबसे फेमस था द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन विमेन, अपनी बातों को डिस्कस करने के लिए, अपनी आवाज़ को उठाने के लिए। विमेन पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में हमेशा इंगेज रही, अपने लिए इक्वल पॉलिटिकल राइट्स की डिमांड करती रही।
जब रेन ऑफ टेरर में रॉबेस्पियर की गवर्नमेंट आई भी तो बहुत सारे विमेन पॉलिटिकल क्लब्स को बैन करवा दिया गया। विमेन फिर भी लंबे समय तक स्ट्रगल करती रही अपने पॉलिटिकल राइट्स के लिए। फाइनली 1946 में विमेन को, यानी फ्रांस में एक्चुअली, राइट टू वोट मिल ही गया। द अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी। जैकोबिन रिजाइम या जैकोबिन गवर्नमेंट का मोस्ट रेवोल्यूशनरी सोशल रिफॉर्म ये रहा कि उसने अपनी फ्रेंच कॉलोनी से स्लेवरी को अबॉलिश कर दिया या स्लेवरी को ख़त्म कर दिया। फ्रांस ने अपनी कॉलोनी से स्लेवरी को ख़त्म किया था। बट इस कॉलोनी ऐसे कोई कंट्री या ऐसा कोई एरिया हो सकता है जिसे किसी दूसरी कंट्री ने कंट्रोल किया हो। फॉर एग्जांपल, इंडिया को लंबे समय तक ब्रिटिशर ने अपने कंट्रोल में रखा, तो इंडिया जो है वो ब्रिटेन की कॉलोनी हो गया। अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी इन फ्रांस की जर्नी को शुरू करते हैं। फ्रांस की 3 कॉलोनीज, मार्टिनिकी, ग्वाडेलोपे एंड सेंट डोमिनिगो, ये तीनों कॉलोनीज एक्चुअली कैरिबियन आइलैंड में सिचुएटेड है। और कैरिबियन आइलैंड जो है वो आप वर्ल्ड मैप में देख सकते हो कि कहाँ पर है। इसको थोड़ा जूम करके अगर आपको दिखाएं तो रेड एरो से बताया गया है कि कहाँ पे ये 3 कॉलोनीज एक्चुअली सिचुएटेड हैं। सो अपने मैप में देखा कि ये तीनों कॉलोनीज नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका के भी सिचुएटेड हैं। नाउ ये तीनों फ्रेंच कॉलोनीज टबैको, इंडिगो, शुगर, कॉफ़ी के इम्पोर्टेंट सप्लायर हैं। अपने सप्लाई को कंटिन्यू रखने के लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि वर्कर्स इन प्लांटेशन में काम करते रहें। बट ये वर्कर्स कहाँ से आते थे? यूरोप के अपने लोग इतने दूर डिस्टेंस प्लेस में जाकर काम करने के लिए तैयार नहीं थे। दे वर रिलक्टेंट, क्योंकि उन्हें लगता था ये अनफैमिलियर लैंड्स हैं। तो इसका रिजल्ट क्या रहा? शॉर्टेज ऑफ लेबर की कमी आने लगी। तो कमी को पूरा करने के लिए और अपने वर्क को कंटिन्यू रखने के लिए दे हैड अ प्लान। लुक एट दिस मैप। प्लांटेशन में काम करने के लिए अफ्रीका से स्लेव्स को लेकर आया जाता था विद द सी पैसेज, यानी समुद्र के रास्ते से होते हुए। ये प्लांटेशन वर्कर यहाँ पर काम करेंगे और प्रोड्यूस करेंगे शुगर, टबैको, कॉफ़ी एक्सेट्रा। ये सारा प्रोडक्शन फिर यूरोप में जाएगा और यूरोप से मैन्युफैक्चर होकर अदर कॉलोनीज़ में सप्लाई होगा, लाइक अफ्रीका। तो आप देख रहे हैं एक ट्राइंगल इस्टेब्लिश हो रहा है, राइट? तो इसी को स्लेव ट्रेड ट्राइंगल भी हम कहते हैं। अब बीच में अटलांटिक ओशन भी है, तो इसलिए इसे द अटलांटिक स्लेव ट्रेड ट्राइंगल भी कहा जाता है। 18वीं सेंचुरी में फ्रांस में स्लेवरी का क्रिटिसिज्म होने लगा, स्लेवरी की बुराई होने लगी। नेशनल असेंबली फर्स्ट गवर्नमेंट थी जिसने इस बारे में डिबेट भी की कि राइट्स ऑफ मैन को और बढ़ाना चाहिए, यानी स्लेवरी नहीं रखनी चाहिए, सबको फ्री रखना चाहिए। लेकिन इनको एक फेयर था, डर था वेल्दी बिजनेसमैन से, तो इसलिए इन्होंने कोई लॉ पास नहीं किया। कन्वेंशन की गवर्नमेंट जब आएगी, यानी कि जैकोबिन गवर्नमेंट, कॉमन लोगों की गवर्नमेंट, 1794 में ये एक लेजिस्लेशन देंगे, एक बिल पास करेंगे जिसमें जितने भी फ्रांस के पोजीशन में, फ्रांस के कंट्रोल में जितनी भी कॉलोनीज़ है, वहाँ से सारे स्लेव्स को फ्री किया जाएगा और इस तरीके से स्लेवरी को ख़त्म किया जाता है। लेकिन नेपोलियन जब रूल पे आता है, जब नेपोलियन पावर में आता है, तो ये स्लेवरी को री इंट्रोड्यूस करवा देता है। 1848 ही वो टाइम है जब स्लेवरी फाइनली फ्रांस की कॉलोनी से अबॉलिश हो गई, ख़त्म हो गई। द रेवोल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ। 1789 के रेवोल्यूशन के बाद बहुत सारे चेंजेस देखे जाने लगे मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन के लाइफ में। इस बात का ध्यान रखा गया कि इक्वालिटी एंड लिबर्टी के जो आइडियाज़ हैं उनको प्रैक्टिस में भी लाया जाए। 1789 की जो रेवोल्यूशन हुई उसमें स्टॉर्मिंग और बेस्टाइल के साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ सामने आई, दैट वाज अबॉलिशन ऑफ सेंसरशिप। इसका मतलब ये है कि जो ओल्ड रेजाइम है, यानी जो पुरानी गवर्नमेंट है 1789 से पहले की, वो किसी भी प्ले, म्यूज़िक या किसी प्रिंटिंग मटेरियल को पब्लिश होने से पहले अप्रूवल देती थी। वो चेक करती थी कि किसी भी मटेरियल में उनकी बुराई तो नहीं है, उनको क्रिटिसाइज़ तो नहीं किया जा रहा है, उनके खिलाफ कोई तो नहीं है। जब उन्हें सब ठीक लगता था तभी उनको सेंसर मिलती थी, तभी उनको परमिशन मिलती थी पब्लिश होने के लिए। तो 1789 में इस सेंसरशिप के नियम को ख़त्म किया गया। इसी को कहा गया अबॉलिशन ऑफ सेंसरशिप। दूसरा चेंज हम ये देखते हैं कि मैन को बहुत सारे राइट्स मिले। आपने देखा कि नेशनल असेंबली के दौरान, उसके बाद जैकोबिन गवर्नमेंट आई और मैन को राइट्स मिले, उनके राइट्स एक्सपेंड हुए, पावर का सेपरेशन देखा गया। विमेंस को भी लॉर्ड्स ऑफ स्ट्रगल के बाद राइट टू वोट मिला।
चिल्ड्रन के लिए भी बहुत सारे स्कूल्स खोले जाने लगे। तीसरा चेंज हम देख सकते हैं प्रिंटिंग। प्रिंटिंग फ्लडेड द टाउन। प्रिंटिंग एक ऐसा मीडियम है जिसमें लोग अपने आइडियाज़ को स्प्रेड कर सकते हैं। ये आइडियाज़ उनके पास भी पहुँचे जो लोग पढ़ नहीं सकते थे। सपोज़ जो लोग बुक नहीं पढ़ सकते हैं वो पिक्चर्स के थ्रू चीज़ों को समझ सकते हैं या प्लेस के थ्रू। प्रिंटिंग टाउन में फैली जाने लगी। लोग पब्लिकेशन के थ्रू लोगों को अवेयर करने लगे। एक दूसरे की अवेयरनेस के साथ ये जो रेवोल्यूशन है प्रिंटिंग का, ये देखा जाने लगा। फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि प्लेज, सॉन्ग एंड फेस्टिवल के जो प्रोसेशन होते हैं, इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। आई जस्ट टोल्ड यू कि वो लोग जो इलिटरेट हैं वो प्लेज एंड सॉन्ग्स के ज़रिए बातों को समझ सकते थे। प्रिंटिंग सिर्फ टाउन में नहीं, प्रिंटिंग के थ्रू आइडियाज़ कंट्री साइड में भी फैलने लगे, यानी गांव में भी। तो इस तरीके से बहुत सारे चेंजेस फ्रांस की एवरीडे लाइफ में देखे जाने लगे। फाइनली बात करते हैं नेपोलियन बोनापार्ट की। इफ़ यू रिमेंबर, जब हम डायरेक्टरी रूल्स पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि इनकी एंट्री होती है डायरेक्टरी रूल्स के साथ। 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट अपने आप को फ्रांस का एम्परर डिक्लेयर करते हैं और बहुत सारी नेबरिंग यूरोपियन कंट्रीज़ को कॉन्कर भी करते हैं। अपने इस नए स्टैब्लिश किंगडम में अपने ही फैमिली मेम्बर्स को प्लेस करते हैं, उनको पोजीशन देते हैं और बहुत सारे लॉज लेकर आते हैं, जैसे प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। कोई भी पर्सन अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी रख सकता है और उससे उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं छीनी जाएगी। यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर, हर जगह एक जैसा मेजरमेंट का, नाप तोल का सिस्टम हो। इनिशियली लगता है कि नेपोलियन बोनापार्ट एक लिबरेटर है जो सबके लिए फ्रीडम लेकर आए हैं, लेकिन सून नेपोलियन आर्मी हर जगह दिखाई देने लगती है। नेपोलियन भी कंट्रोलिंग होने लगता है। 1815 में फाइनली नेपोलियन बोनापार्ट की हार हो जाएगी और उनका रूल भी ख़त्म हो जाएगा। फ्रांस की रेवोल्यूशन ने पूरे वर्ल्ड को लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी का मैसेज दे दिया था। एंड डू यू नो, इंडिया से भी 2 इंडियन, टीपू सुल्तान एंड राजा मोहन राय, ये दोनों बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हुए फ्रांस की रेवोल्यूशन से और इसको वो अपने इंडिया में भी कैरी करेंगे और इंडिया में भी ये स्ट्रगल होगी इंडिपेंडेंस के लिए। सो गाइज़, वी आर एंडिंग आवर वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।